सो क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी में भी इलास्टिक बॉडी की स्टडी करते हैं। इलास्टिक बॉडी क्या होता है, वापस अपने शेप में आ जाती है। डिफॉर्मेबल बॉडी में इलास्टिक बॉडी की स्टडी करते हैं, इलास्टिक बॉडी अपने आप शेप में आ जाती है। इसकी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ट्रेन इज नॉट टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। और इलास्टिक बॉडी में भी लीनियर इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं। इसमें हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है, विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। डेफिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी इन इक्विलिब्रियम में। फ्रैक्चर क्या होता है, सडन फेलियर होता है, ब्रेक इनटू पीसेज होता है, कोई इंडिकेशन नहीं देता और हाई स्ट्रेंथ मटेरियल में ऑब्जर्व किया जाता है। यील्ड क्या होता है, सडन फेलियर नहीं होता है, इंडिकेशन देता है और क्या नाम है, लो स्ट्रेंथ मटेरियल में ऑब्जर्व किया जाता है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, लिखते हैं ना डक्टाइल मटेरियल, ये डिफॉर्मेबल बॉडी होती है, लास्ट डिफॉर्मेशन देती है फेलिंग से पहले। और ये क्या नाम है, इसमें डक्टाइल मटेरियल फेल होने प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल है ये शेयर में फेल होता है। और जो ब्रिटल मटेरियल है ये टेंशन में फेल होता है, ये टेंशन में फेल होता है, वीक इन टेंशन में। और इसका अगला है टाइप ऑफ लोडिंग कितने टाइप की होती है। एक्सियल लोडिंग एकदम एक्सिस पे लगती है, कंसेंट्रिक लोडिंग एकदम सेंटर पे लगती है। एक्सियल लोडिंग भी दो टाइप की होती है, कंसेंट्रिक लोडिंग और इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग थोड़ी दूर लगती है, सेंटर से थोड़ी दूर इसेंट्रिक होती है। और ये तुम्हें आगे एक्सियल लोडिंग में बता। ट्रांसवर्स लोड होता है कि मतलब ये अपनी बॉडी है और इसके इसमें यहाँ ऐसे लोड लग रहा है, ये इसकी एक्सियल डायरेक्शन होगी है, ट्रांसफर डायरेक्शन में इसमें लोड ऐसे लगता है, ये इसके ट्रांसफर डायरेक्शन लगता है। परपेंडिकुलर होते हैं एक्सियल डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये होगी। कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड ये होता है कि ये पॉइंट लोड इस बॉडी पे लग रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता है, पूरी बॉडी पे यूडीएल लग रहा है, ये कोई बॉडी है इस पे ऊपर कोई यूडीएल लग रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये कोई बॉडी है इसके ऊपर ऐसे जैसे पानी का लोड है ना, ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा ऐसे लग रहा है इसको, ट्राई ऐसे ये भी यूवीएल लोड है, तो ये इसका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। और ये इसका सेंटर कहाँ होता है, इधर होता है 2L/3 और इधर होता है L/3, इसके इधर L/3 और इधर 2L/3 हो गया है। टोटल लोड कितना होगा WL/2, क्योंकि ये क्या होता है हाफ 1/2 W/L, यानी कि WL/2 इसका टोटल लोड होगा। फिर अपना रोलिंग लोड चलता है जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, कोई एक जगह पर मूवमेंट लग जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट कहलाता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट, इसको ट्विस्ट करता है, कोई रोड है ये, कोई ये रोड है इसको ये ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट लग गया है। और ये इसको देखने से ऐसे फील होगा कि ये यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे लग रहा है ट्विस्टिंग मूवमेंट। टाइप ऑफ लोड, जनरल लोड, सडन लोड, इम्पैक्ट लोड। जनरल लोड क्या होता है, टोटल लोड इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर ग्रेजुअली, स्ट्रक्चर पे ग्रेजुअली लगेगा, जैसे इंक्रीज वाटर लेवल इन रिजर्वायर हो गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो गया है। अब बताए सडन लोड, 2 नंबर पे आ गया सडन लोड। टोटल लोड इज अप्लाई एट एन इंस्टेंटेनियस विदाउट एनी एनर्जी, तो ये सडन लोड हो गया है, तो ये सडन लोड का डायग्राम हो गया है, ये इधर लोड और ये इधर डिफ्लेक्शन का ये डायग्राम हो गया है। तीसरा आ गया इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड एकदम जैसे हैमर का फॉल होना, इम्पैक्ट लोड हो गया हाइट से, क्योंकि ये एनर्जी के साथ ऊपर से गिरेगी। स्ट्रेन एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है। स्टोरेज इन डिफॉर्मेबल बॉडी में होती है, तो जो स्ट्रेन एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस, रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। टफनेस एंड मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है कि ये अपना ग्राफ है लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का, तो उसके एकदम आखिर तक जो ये पूरी की पूरी टफनेस हो गई है पूरे के पूरे में, इट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी फॉर इंटायर वॉल्यूम, पूरे यहाँ तक के लिए। और डिटरमाइन कैसे की जाती है, फाइंडिंग एरिया अंडर लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व जो है ना, यहाँ से डिटरमाइन की जाती है। मॉडुलस ऑफ टफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ टफनेस हो गई है।
और इसकी टफनेस ज़्यादा होगी, डक्टिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप देखो, टफनेस ज़्यादा होगी क्योंकि आप देखो टफनेस इसकी यहाँ तक है, तो ये इतना खींचा जाता है, डक्टाइल है, इसकी टफनेस कम है तो डक्टिलिटी भी कम है, तो टफनेस ज़्यादा तो डक्टिलिटी भी ज़्यादा। रेजिलियंस क्या होता है कि ये है इसके विद इन इलास्टिक लिमिट, रेजिलियंस विद इन द इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट के यहाँ इसके अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट। प्रूफ रेजिलियंस अप टू द इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक अप टू द इलास्टिक लिमिट तक है। और मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस, प्रूफ रेजिलियंस अपॉन वॉल्यूम, ये मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस आ गया है। और जंक्शन क्या है अपने इसमें, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यील्ड लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट आर कंसिडर्ड टू बी नियरली सेम, और लोड डिफ्लेक्शन कर्व और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अज्यूम टू बी लीनियर अप टू इलास्टिक लिमिट तक ये लीनियर माना जाएगा। और स्ट्रेंथ होगी इलास्टिक लिमिट की, वो यील्ड स्ट्रेंथ मानी जाएगी ग्रेजुअल लोड के लिए। तो इसका रेजिलियंस क्या होता है, एनर्जी यू, ये होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, क्योंकि ये ना ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कारण इसका पी हो गया, ये डेल्टा हो गया, तो ये हो गया हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा हो गया है। और जो पी बाई ए क्या होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है, तो हम पी को क्या लगते हैं, ए इधर चला जाएगा तो स्ट्रेस इंटू एरिया आ जाएगा, पी की जगह ये आ गया। और जो क्या नाम है, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो क्या नाम है, ये यहाँ पर डेल्टा है, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, तो ई एल के बराबर हो जाएगा डेल्टा, तो डेल्टा के लिए क्या आ गया है, स्ट्रेन एनर्जी इंटू लेंथ आ गया है, तो वही आ गया है पी इंटू डेल्टा। तो ये यहाँ से ये आ गया है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम बन गई है, तो हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम हो गया है। तो हाफ स्ट्रेस हाफ पी इंटू डेल्टा, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम, और स्ट्रेस क्या होता है, ई इंटू स्ट्रेन होता है, तो हम स्ट्रेन की जगह क्या लिखते हैं, स्ट्रेस अपॉन ई भी लिख सकते हैं। तो हमने इस ई को स्ट्रेस से रिप्लेस कर दिया, तो ये स्ट्रेस पहले से था ही, स्ट्रेस का स्क्वायर आ गया, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी आ गया है। यानी कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2e वी होती है। और मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस में से वी से ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e हो गया है। बताया जम्सन इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या क्या जम्सन है, मटेरियल डिफॉर्मेबल होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि कोई क्रैक नहीं आने चाहिए, मटेरियल कंटिन्यूस है। और होमोजेनियस आइसोट्रोपिक है, होमोजेनियस क्या होता है, एक डायरेक्शन में लगने वाले सारे लोड सेम होंगे, यानी कि इस साइड लोग लग रहा है ना कोई मटेरियल में, तो ये ई होगा, E1 मान लो, और इस डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ इस डायरेक्शन में E2 है, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में E2 होगा, इसमें भी E2 होगा। और आइसोट्रोपिक क्या है, तो ये मटेरियलिज्म एक पॉइंट पर सभी तरफ लगने वाले लोड ई होंगे। दूसरा पॉइंट हो गया, मान के चलो इसमें E1 होगा, तीसरा पॉइंट हो गया इसमें E2 हो जाएगा। तो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक यानी कि पूरे मटेरियल में आप कहीं भी देख लो सारी तरफ लोड ई ही होंगे, ये मतलब होता है इसका होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक का, हर पॉइंट पर सारी ये ई बराबर सेम होंगे। बताया मुझे, हाँ ये मुझे समझाया था पहले। और क्या नाम है, एन आइसोट्रोपिक क्या होता है कि अलग अलग होते हैं, और ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, इसमें E1, इसमें E2, इसमें E3, तीनों में अलग अलग है। सेल्फ वेट और डेड लोड हम मानते ही नहीं है, नेगलेक्ट कर देते हैं, ओनली सरफेस फोर्स को ही मानते हैं, किसमें, सोम के अंदर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड होता है। सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर इसकी मान के चलो P1 लोड लगाया तो डेल्टा 1 इसमें डिफ्लेक्शन होगा, इसमें अगर P2 लोड लगाया तो इसमें डेल्टा 2 होगा। तो ऐसा कोई लोड लगाएं तो P1 प्लस P2 के बराबर होगा, तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इसमें बराबर होगा। क्या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कंसिडर की जाती है और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं की कंसिडर की जाती है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, लोड अपॉन इनिशियल एरिया, ट्रू होता है लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम मानते हैं मटेरियल प्रिज्मेटिक होगा, यानी यूनिफॉर्म होगा, क्रॉस सेक्शन होगा थ्रू आउट द लेंथ, टेपर्ड नहीं होगा। और रेजिडुअल स्ट्रेस प्रेजेंट, नो रेजिडुअल स्ट्रेस इज प्रेजेंट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया, उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, एजम्पशन क्या मानते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है स्ट्रेंथ बाय वर्किंग स्ट्रेस ये। और क्या नाम है, हील्ड के अंदर क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हील्ड में होगा, हील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, हील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। और ब्रिटल में क्या होगा, अल्टीमेट, ब्रिटल में फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर में अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। हील्ड में फेलियर कौन सा होता है, हील्ड स्ट्रेंथ होती है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या ले जाएगा इसमें, क्या नाम है, डक्टाइल में। तो डक्टाइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा,
यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, या जो भी स्ट्रेस जो भी कहना चाहो। और ब्रिटल के लिए क्या होगा, ब्रिटल के लिए होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, ये अल्टीमेट के लिए हो, ये ब्रिटल के लिए हो जाएगा। और 106 मानते हैं वैसे हम। टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील ऐसे भी करते हैं, पता है। तो ये वाला आगे है, यहाँ पर ये वाला, तो ये ग्रूव है, ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इसमें ये इसका यहाँ से यहाँ तक इसका गेज हो गया है, इसको क्या ना गेज बोलते हैं। और ये गेज 2 इंच का होता है ये गेज। और जो इसके ये डायमीटर डाया ये आधा इंच का होता है, 0.5 इंच, आधा इंच का होता है। इसके रिजल्ट में आपको पता है कैसा मापते हैं इसको, ऐसे हम ये बनाते हैं इसको। तो ये इलास्टिक रीजन आ गया है यहाँ तक, और ये इसमें अपर यील्ड है, लोअर यील्ड है, तो ये वाला यील्डिंग आ गया है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक यील्ड प्लेटिव आ गया है। और ये यहाँ से यहाँ तक ये नेकिंग आ गया है। और फिर यहाँ से फ्रैक्चर अल्टीमेट स्ट्रेस पहुँच गया, और यहाँ फ्रैक्चर यहाँ टूट जाएगा। और ये इसकी टफनेस होती है, यहाँ तक टफनेस होती है, यहाँ तक रेजिलियंस होती है, और यहाँ तक प्रूफ रेजिलियंस होती है, सारा वही है ये। और इसमें क्या नाम स्ट्रेस टेन डिफरेंट मटेरियल के लिए, तो ये माइल्ड स्टील के लिए है, ये FE 500 के लिए है, FE 415 के लिए है। बाकी ये जो भी अलग अलग एल्यूमिनियम, वुड, कंक्रीट, ये कास्ट आयरन का है, और ये रबड़ का है। तो इसमें जो ये एंगल है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस ये हो गया, स्ट्रेन ये हो गया। तो क्या नाम है इसको हम भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या ई लिख सकते हैं। तो क्या था थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई हो जाएगा। तो ई यहाँ पर क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कराओ विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, यानी कि जो स्लोप होता है वो ई के बराबर हम मानते हैं, ये थीटा जो है यंग्स मॉडुलस के बराबर मानते हैं, यंग्स मॉडुलस। और जो ये स्टील माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस है ये होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर mm²। और थीटा ऑलमोस्ट लगभग 90 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पर। कास्ट आयरन का होता है EMS/2 होता है, जो क्या नाम है कास्ट आयरन का बोलते हैं EMS/2 होता है, एल्यूमिनियम का EMS/3 होता है। ये होता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, पता है कि स्टील की क्या नाम है ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील ही क्या ज़्यादा इलास्टिक है रबड़ से, रबड़ कम इलास्टिक है। क्रीप क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओकरिंग और पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यू टू डेड लोड और कांस्टेंट लोड के कारण होता है। तो ये इसमें ये इसको तो ये या क्या ये क्रीप आ गया, इतना इतना ये नहीं हटेगा, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो फैक्टर फैक्टिंग क्रीप का क्या नाम है टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा तो क्रीप भी ज़्यादा। और क्या नाम है टाइम, अगर टाइम ज़्यादा तो क्रीप भी ज़्यादा, पर अगर टाइम ज़्यादा तो क्रीप रेट कम हो जाता है, क्रीप होने की दर है वो कम हो जाती है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पर डिपेंड करता है, लोड ज़्यादा तो क्रीप ज़्यादा। ड्यूरिंग क्रीप स्ट्रेस विल बी कांस्टेंट, स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट, फटीग क्या होता है फेलियर ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग और साइक्लिक लोडिंग। तो अपने को डायनेमिक लोडिंग होती है, कोई तो वायर है इसको मैं ऐसे ऐसे क्या या रिवर्सल लोडिंग, साइक्लिक लोडिंग से फेल हो जाता है। एंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। एंड्योरेंस लिमिट जो यहाँ पर है, एंड्योरेंस लिमिट ये स्ट्रेंथ होती है इसके, ताकि फटीग में फेल ना हो, फटीग में फेल ना हो। तो फॉर विच मटेरियल नीड टू बी डिजाइन सो दैट इट डज नॉट फेल इन फटीग, दिस एंड्योरेंस लिमिट इज लेस देन यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और जो एंड्योरेंस अपनी है ये कम होती है किससे, यील्ड से, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ये कम होती है। बताए प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस, तो प्रूफ स्ट्रेस वही होता है कि कुछ मटेरियल है तो ऐसा शो नहीं करता है, तो वो सीधा ऐसा ही शो करता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच देते हैं तो वो प्रूफ स्ट्रेस हो गया। इसको यील्डिंग पॉइंट पता लगाने के लिए वो इसका प्रूफ स्ट्रेस हो जाता है।
हम आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रूफ वाला ऐसा आ गया ना, ये वाला ग्राफ आ गया प्रूफ का। तो ऐसा हम खींच देते हैं थीटा। तो ये जो होता है इतना, ये प्रूफ स्ट्रेस, यहाँ पर इसको प्रूफ स्ट्रेस बोला जाता है। ये यील्डिंग पता लग जाता है। इफेक्ट ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑन मटेरियल, डक्टिलिटी कम होती है। कार्बन अगर इंक्रीज करेंगे तो डक्टिलिटी कम होगी, टफनेस भी कम होगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वीएनटी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, स्किड रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मिलेबिलिटी कम होगी, फॉर्मेबिलिटी भी कम होगी, मशीनेबिलिटी भी कम होगी, यानी कि जो भी डालने का काम है वो कम हो जाएगा। तो ये इनका आ गया है। अब आ जाते हैं सिंपल स्ट्रेस वाला चैप्टर नंबर 2 है। वैसे इसके अंदर स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, प्रेशर क्या है। प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है। और क्या नाम है, स्ट्रेस क्या होता है कि डिफॉर्मेबल बॉडी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। स्ट्रेस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है डिफॉर्मेबल बॉडी के मेटेरियल के ऊपर। मान के चलो ये बॉडी है, इस पर लोड लगेगा तो उसको डिफॉर्म नहीं होने देगा, डिफॉर्म होने से रोकेगा। तो रोकने का काम स्ट्रेस करता है। इट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप इन ए डिफॉर्मेबल ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड बॉडी ऑर्डर टू रजिस्ट डिफॉर्मेशन। और क्या नाम है, ये क्या नाम है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेस डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। क्योंकि स्ट्रेस का क्या नाम है, लोड अपॉन एरिया। तो ये लोड पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बिफोर द मटेरियल फेल, यानी कि स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है वो होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। और ये लोड एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, लोड एरिया पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल चाहे इतना हो चाहे इतना बड़ा हो, इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रेस होता है, ये लोड और एरिया पे डिपेंड करता है। ये अपना स्ट्रेस वाला आ गया, कंप्रेशन टेंसाइल वाला। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। तो स्केलर क्वांटिटी स्ट्रेस, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क डन। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है, जैसे मोमेंट, टॉर्क, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। टेंसर क्वांटिटी कौन होती है, वन मैग्नीट्यूड एंड टू डायरेक्शन होती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो जो स्ट्रेस है ये क्या नाम है, टेंसर स्ट्रेस, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। और ये इसमें सिग्मा आई जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली वाले के अंदर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एट विच स्ट्रेस एक्टिंग, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस ही हो जाती है। तो ये वाला डायरेक्शन ऑफ लो, ये इधर ऐसे लोड लग रहा है तो सिग्मा क्या सिग्मा आई जे था। आई जे क्या नाम है, लोड किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है एक्स। और इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, तो ये एक्स एक्स में एक्स एक्स हो गया है। ये नहीं ये किस डायरेक्शन में लोड है, ये परपेंडिकुलर प्लेन है शायद, हाँ ये परपेंडिकुलर प्लेन है। और इसमें देखो तो ये टाउ है, किस डायरेक्शन के में लोड, किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई में लग रहा है। ये इस टेंसर ये इसको रिप्रेजेंटेशन करना, स्ट्रेस को मैट्रिक्स फॉर्मेट स्ट्रेस टेंसर का होता है। ये इनके फॉर्मूले हैं। और ये बाई एक्सियल ट्राई एक्सियल है। डेफिनेशन, ये अगर ये डिफॉर्मेशन ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर है, अगर ये मेंबर है इस पर एक्सियली लोडेड मेंबर, इस पर एक्सियल लोड लग रहा है, तो इसका होगा पी एल बाई ए। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, पी एल बाई ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ वेट, अगर रेक्टेंगुलर बार है इसके सेल्फ वेट नहीं, ये लोड नहीं लग रहा है, खुद के वेट के कारण हो रहा है, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ ये गामा एल स्क्वायर बाई 2v, क्या होता है, गामा एल स्क्वायर बाई 2v इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और क्या नाम, डिफॉर्मेशन कॉनिकल बार है, सेल्फ वेट का कॉनिकल बार है, सेल्फ वेट के कारण हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर डिफॉर्मेशन टेपर्ड सर्कुलर है, टेपर्ड सर्कुलर है एक्सियल लोड के कारण की, मान के चलो उसमें पहले तो ऐसे था ना, अभी ऐसा टेपर्ड है, तो वही है पी एल बाई ए वाला फॉर्मूला है, पी एल बाई ए। तो क्या नाम है इसमें पी एल का पी एल रह जाएगा, ई का ई रह जाएगा, एक का क्या नाम है पाई बाई 4 डी स्क्वायर होता है, तो डी यहाँ पर क्या है, डी 1 और डी 2 है,
तो इसका हो जाएगा PL π/4 D1 D2 E, ये वाला फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इसका हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ टेपर्ड रेक्टेंगुलर बार है एक्सियल लोड, और टेपर्ड रेक्टेंगुलर बार एक्सियल लोड लग रहा है इसके कारण, तो इसका वही है PL/A ही फॉर्मूला है। ये देखो PL/, तो PL/A ही है, तो इसमें PL की फॉर्म कुछ ऐसे रख जाइए, PL थिकनेस इंटू E, और एरिया कितना होगा B2 माइनस B1 log B2 अपॉन B1, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, ये रेक्टेंगुलर बार है, सेल वेट के कारण गामा स्क्वायर 2E, और कॉनिकल है तो गामा स्क्वायर अपॉन 6E। टेपर्ड सर्कुलर है PL/π/4 D1 D2E, टेपर्ड रेक्टेंगुलर है PL/B2BE, और वो फॉर्मूला क्या था PL/AE, जो सिंपल बार था रेक्टेंगुलर से, इसके कारण लोड के कारण। स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन क्या चीज़ है, टेंसर क्वांटिटी है, स्ट्रेन टेंसर क्वांटिटी है, और ये इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल डिफॉर्मेशन है, किस इंटेंसिटी से इंटरनल डिफॉर्मेशन हो रहा है। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसकी ये स्ट्रेन की होती है। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन दो प्रकार होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन की सीधा खींचने पर शियर स्ट्रेन, शियर लोड लगने पर होता है। पॉइजन रेशो क्या होता है, म्यू होता है पॉइजन रेशो की, रेक्टेंगुलर बार है, इसको खींचने पर इस वाले एरिया में कितनी कमी होगी वही होता है। तो क्या नाम है, इस पॉइजन रेशो का इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इन लेटरल डायरेक्शन होता है, और दिस इज फाउंड यूजिंग पॉइजन रेशो, ये पॉइजन रेशो के कारण पता है। इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, अब इसमें आ गया रेंज ऑफ म्यू की रेंज क्या है। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल 0 से इसकी 0.5 इसकी रेंज होती है, 0 से 0.5 इसकी रेंज होती है। पॉलीमर के लिए -1 से 0.5 होती है, और क्या नाम है मेटल के लिए तो 1/4 to 1/3 के, यानी कि 0.25 से 0.33 की होता है। 0 से लेकर के म्यू 0.25 में ब्रिटल मटेरियल है, 0.25 से 0.5 तक डक्टाइल मटेरियल है, ये होती है। कंक्रीट का कितना होता है 0.2 होता है, और क्या नाम है स्टील का कितना होता है 0.28 होता है। गोल्ड है मोस्ट डक्टाइल है, चलो उसको रहने दो। अगर एक एनालिसिस ऑफ नॉर्मल लोडिंग 1D लोडिंग लग रही है तो क्या नाम होगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो ट्रांसफर डायरेक्शन क्या माइनस म्यू सिग्मा एक्स, तो ई वाई क्या नाम माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और सिग्मा 2D में लग गया तो सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, एक्स वाले के लिए होगा, वाई वाले के लिए क्या होगा सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 1 अपॉन ई। 3D में लग गया तो सिग्मा ये क्या नाम है सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई, ये लग गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, या डेल वी अपॉन डेल ई। तो ये इसका अगर वॉल्यूम क्यूबॉइड के अंदर एल बी इंटू एच होगा, तो डेल एल डेल वी कितना होगा डेल एल बी एच प्लस एल डेल बी एच प्लस एल बी डेल एच। तो इन तीनों को अगर जोड़ दें यहाँ पर, तो इसमें ये क्या नाम है ई एक्स ई वाई और ई जेड यहाँ पर निकल जाएगा। तो वही सिंपल सी बात है कि बी एच से बी एच कट जाएगा, और यहाँ एल बी से ये कट जाएगा, और एल बी से एल बी कट जाएगा। तो ई वी ई एक्स ई वाई ई जेड हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि डेल वी अपॉन बी डेल एल डेल एच अपॉन एच ये। तो एक्स से तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसका याद रखना। बताए फॉर इनकम्प्रेसिबल सॉलिड, छोड़ो इसको, ये मेरे के लिए यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ये हमने पढ़ लिया था, लीनियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया है। और शेयर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी जी होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन आता है। और बल्क मॉडल्स होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। रिलेशन क्या होता है E2G1 प्लस म्यू E3K1 1:म्यू
ई इजिकल टू 9k/g+3k और म्यू इजिकल टू 3k-2g/6k+2g। थर्मल स्ट्रेस लगी है। थर्मल स्ट्रेस में क्या नाम है कि मान के चलो मटेरियल क्या नाम फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L∝ होगा। और क्या नाम है थर्मल स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन कितना आएगा वो ये आएगा अगर ये अगर डेल्टा अगर ज़्यादा है L∝ स्ट्रेन आ जाएगा, डेल्टा जितना आया अपॉन L। और अगर मान के चलो ये डेल्टा कम आता है, ये फ्री एक्सपेंशन वाला केस बन जाएगा, तो इसमें बन जाएगा L से L कट जाएगा तो L∝ बन जाएगा ये फ्री एक्सपेंशन वाले केस में थर्मल स्ट्रेस। और मान के चलो यहाँ पर ये फिक्स कर दिया है, इसमें है क्या, इसमें हाँ ये देखो दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, तो स्ट्रेस कितना आएगा E∝ इसमें स्ट्रेस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा E∝ इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेन तो इसमें शायद नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों फिक्स है, तो स्ट्रेन नहीं आएगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। मैकेनिकल और प्राइमरी स्ट्रेस किससे डेवलप होता है, एक्सटर्नल लोड से। थर्मल स्ट्रेस के थर्मल को सेकेंडरी भी बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर से होता है। थर्मल स्ट्रेस प्रिज्मेटिक होना है, थर्मल स्ट्रेस नहीं प्रिज्मेटिक है। नॉन प्रिज्मेटिक स्ट्रेस में इसमें क्या नाम है, इसमें होगा तो ये होगा π/4 E∝ d1/d2 ये हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस ये होगी और मिनिमम स्ट्रेस ये होगी। प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन मान के चलो ऐसा सेक्शन है, फ्री एक्सपेंशन ये जाएगा L1 L1 T1 L2 L2 T2। क्या नाम है राइजिंग टेम्परेचर अगर थर्मल स्टेशन कंपोजिट सेक्शन में क्या नाम है, अगर ये कंपोजिट सेक्शन है, ये मान के चलो एक कंपोजिट सेक्शन है, ये मान के चलो एक कंपोजिट सेक्शन है, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो तापमान बढ़ाने पर ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर मटेरियल will higher the subjected to with higher alpha subjected to compression and one which lower alpha subjected to tension में होगा। तो अल्फा ज़्यादा होगा कंप्रेस फील करेगा, अल्फा कम होगा टेंशन फील करेगा। फॉल इन टेम्परेचर में होगा तो मटेरियल विद ग्रेटर अल्फा विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन एंड मटेरियल विद लोअर अल्फा विल सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर में होगा। SFDBM दिया गया, चलो ठीक है।